बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2019 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आप अगर कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्ले लिस्ट में जाके फ़ोल्डर है, वहाँ ये सारे आपको जो है वीडियो फॉर्म के अंदर सॉल्व किए हुए मिलेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर देखें क्या कहता है कि जेकब वर्क्स 30 आवर्स ईच वीक, कि जेकब जो है वो 30 आवर्स हर हफ्ते काम करता है एंड इज पेड $10 पर आवर, एंड ही इज पेड $10 पर आवर के हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है। इफ़ ही वर्क फॉर 30 आवर्स एंड ही वॉज पेड $10 पर आवर, then we get के how much he is getting 30 hours multiplied by $10 per hour is equal to $300 per week. तो आगे कहता है ही पेज इनकम टैक्स वो पे करता है 30% के हिसाब से। नेशनल इंश्योरेंस एट 10% के नेशनल इंश्योरेंस जो है उसमें उसकी इंश्योरेंस है, उसमें भी 10% वो पे करता है। एंड मैक्स ए वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, और कुछ चैरिटी भी देता है। वो कंपनी है उसके अंदर कुछ चैरिटी के काम होते हैं जिसमें ऑप्शन है उसके पास कि वो चाहे तो दे या चाहे तो ना दे, लेकिन ही इज़ ए गुड गाय कि ही इज़ पेइंग 5% एज चैरिटी। सो इनकम टैक्स तो कंपलसरी है, आपको पता है कि वट एवर यू अर्न यू हैव टू पे द इनकम टैक्स, के इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। नेशनल इंश्योरेंस का मकसद है कि यू आर इंश्योर्ड आप हैं कि अगर इन केस गॉड फॉर बैड इफ़ एनीथिंग बैड हैपन्स, तो इन केस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फिर टेक केयर करेगी आपकी फैमिली की एंड यू विल बी गेटिंग समथिंग। तो ये तीन चीज़ें अगर हम जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल 30% इनकम टैक्स प्लस 10% जो है वो इंश्योरेंस हो गया एंड 5% कंट्रीब्यूशन, तो वी गेट 45%। तो इफ़ वी अप्लाई 45% जो है वो उसकी इनकम में से डिडक्ट हो जाता है। तो $300 उसने कमाए, एंड जो ऊपर हमने देखा था इसका अगर मैं 45% निकाल दूँ तो $300 मल्टीप्लाइड बाई 45% इट कम्स $135 जो है ये इसके पास आए ही नहीं। क्यों नहीं आया इसके पास? क्योंकि वो इनकम टैक्स में चले गए, वो नेशनल इंश्योरेंस के अंदर चले गए, और वो जो इसने चैरिटी के ऊपर कंट्रीब्यूशन करा उसके अंदर चले गए। तो $135 इसके पास अगर नहीं आए, इफ़ आई डिडक्ट $135 फ्रॉम $300, I get $165. So if I were Jacob, I would be getting $165 as my net pay. Have you got the point? The point is that Jacob is working, he is earning $10 per hour, and he worked for 30 hours. So what he is going to get? $300. But there are income taxes and then insurance and then voluntary contribution. It comes 45%. So the 45% deduction from my salary means $165, and out of 300, if I paid 165 as deduction, so I get only $165 as my net pay. सवाल वो यही पूछता है कि व्हाट इज़ इज नेट वीकली पे, कि उसकी नेट वीकली पे क्या है। तो देख रहे होंगे आप कि चॉइस ए के अंदर $165 दिया हुआ है। तो दिस इज़ द राइट चॉइस। वी कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेट किया। ये पेरोल है, पेरोल का जो कंसेप्ट है वो सिंपल यहाँ हम समझ लेते हैं। आपने अगर समझा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो इसका आसान तरीका ये है कि कीप योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ जेकब in this question, and think about कि you are working in a factory, in a company, and where your rate per hour rate is $10. If you work for 30 hours in a week and you are paid $10 per hour, तो आपको कितने मिलेंगे? $300। ये तो आपने जहन में सोचा कि मुझे मिल गए। अब जो डिडक्शंस हैं इसको भी जहन के अंदर रखें। डिडक्शंस जो हैं वो किसी होती हैं कि इनकम टैक्स आपको पे करना ही करना है, तो वो फिर लेस कर दिया करें उसमें से। अगर नेशनल इंश्योरेंस का है तो वो फिर पे करना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपको
बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो यू ऑप्टेड फॉर इट। समटाइम्स कंपलसरी भी है कि आपको पे करना है। वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन अगर आप बचा सकते थे लेकिन आप अच्छे आदमी हैं तो आपने कहा चले वे चैरिटी भी करते हैं, तो ये तीनों डिडक्शंस करके इस किस्म के सवाल में आप फिर करके फिर नेट पे निकाला करें। तो ये जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 26 देखा, क्वेश्चन नंबर 26 में ए चॉइस हमारी सही थी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। अ बिजनेस सेल्स आर $100,000, द एक्सपेंसेस आर $30,000 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ $20,000, और प्रॉफिट $20,000 है। व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो, कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो क्या है। तो देखें इसके अंदर क्या है, आप सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट फॉर्म में आप यूँ कर लें, सेल्स $100,000 हो गया, इसमें से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आपको दी भी नहीं है तो आप हटा लें इसको। यह आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जब आप माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, आपको नहीं पता। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको दिए हुए कितने हैं, देखें एक्सपेंसेस $30,000 ये दिए हुए, ये आप लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सवाल के अंदर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर 20,000 का प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट इज गिवन $20,000, एक्सपेंसेस आर गिवन। तो वट एवर द अमाउंट वॉज हेयर, जो कुछ भी अमाउंट यहाँ था, व्हेन वी डिडक्टेड फ्रॉम दैट अमाउंट दिस अमाउंट, देन वी गेट $20,000। सो व्हाट शुड आई डू, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ 20 एंड 30, तो ये $50,000 बनते हैं। तो 50,000 में से अगर मैं 30,000 को माइनस करूँ तो फिर 20,000 आ जाएगा। तो सिंपल टेक्निक के थ्रू मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकालनी आसान है कि 100,000 में से डेफिनेटली या 50,000 होगा, क्योंकि 100,000 में से मैंने 50,000 माइनस किया तो ये 50,000 आया ना यहाँ पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास 50,000 आ गया और सेल्स मेरे पास 100,000 है, तो ये 50,000 को मैं ऊपर रखता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ 100,000 से, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो व्हाट आई गेट, 50,000 divided by 100,000 multiplied by 100, I get 50%. Choice B 50%. What is the gross profit sales ratio? 50%। अभी देखें आप निकाल कर आए तो 27 के अंदर जो आपकी चॉइस है वो चॉइस B 50%। कैसे निकाला, सिंपल लॉजिक थी, आपको इनकम स्टेटमेंट का कंसेप्ट आना चाहिए कि सेल्स आपको दी हुई थी, एक्सपेंसेस दिए हुए थे, प्रॉफिट दिया हुआ था, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट को आपने जमा किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखा, सेल्स को नीचे रखा, मल्टीप्लाई किया 100 से, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बी चॉइस हमारी सही हुई। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ट्रेडर ने यह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। प्रॉफिट फॉर द ईयर $24,000 है, वर्किंग कैपिटल है $20,000, कैपिटल दिया हुआ है $120,000 एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी दी हुई है $30,000। कहता है व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताएं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कि जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है वो कितना कमाकर आपको दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है कि प्रॉफिट को ऊपर रख देते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रख देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आसान तरीका ये होता है कि कैपिटल के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को आप जमा कर दें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी एक्चुअली आपको पे ऑफ करनी पड़ती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लॉन्ग टर्म नेचर की चीज़ें जो पे करनी है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, कि एक्चुअली आपका डेट कितना है बिज़नेस के अंदर और मालिक ने पैसा कितना लगाया हुआ है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, देखें, एक कैपिटल है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, इन दोनों को, और ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 24,000 का, तो इस 24,000 को आप ऊपर रखें, इन दोनों को प्लस करें तो 150,000 आपके पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा कि मैंने बताया है, तो ये 24,000 को आप डिवाइड कर दें 150,000 एंड मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, तो यू गेट 16%। एंड योर चॉइस बी इज़ गिवन 16%। चॉइस बी आपकी 16% दी हुई है।
तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी चॉइस बी जो है वो सही है। और क्यों सही है, लॉजिक मैंने आपको बताई कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया है कि नॉन करंट जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो कैपिटल के अंदर आप प्लस कर दें तो भी आपके पास या टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। लेकिन इस सवाल के अंदर उसने आपको क्या दिया हुआ था, कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो फिर आप कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को जमा करके और प्रॉफिट को उससे डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। अ बिजनेस प्रिपेयर इट्स अकाउंट ऑन द बेसिस दैट इट विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द फोरसीएबल फ्यूचर, कि वो अपने अकाउंट्स बनाती है इस बेसिस के ऊपर कि इसका बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर के अंदर ऑपरेट करता रहेगा, कंटिन्यू टू ट्रेड। इट्स नॉट गोइंग टू बी आई मीन टू से शट ऑफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लोज, के फोरसीएबल में इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये समझते हैं कि इनका बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा। और जो एजम्पशन है अकाउंटिंग में, देयर आर डिफरेंट एजम्पशंस इन अकाउंटिंग जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें से एक एजम्पशन है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न हमें क्या बताता है कि बिज़नेस इस पोजीशन के अंदर है कि वो अब फोरसीएबल फ्यूचर के अंदर ऑपरेट कर सकता है। समटाइम्स ये एजम्पशन जो है वो चैलेंज हो जाता है। जब ये एजम्पशन चैलेंज कब होता है, जब होता है जब बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ बढ़ी हुई हों, पैसा नहीं हो आपके पास और बिज़नेस अब इस पोजीशन के अंदर है ही नहीं कि वो गोइंग कंसर्न उसका जो है वो चैलेंज हो जाता है। और अगर गोइंग कंसर्न हो तो फिर अकाउंटिंग, अगर अकाउंट्स बनते भी हैं तो फिर उसके अंदर आपको डिस्क्लोज़र देना पड़ता है कि भाई गोइंग कंसर्न के इशू हैं इस बिज़नेस के, लेकिन ये बता रहा है हमें कि ये करता है। तो फिर कहता है व्हाट विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ बीइंग अप्लाइड, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने अकाउंट को कि फोरसीएबल फ्यूचर में यू अंडरस्टैंड कि योर बिजनेस इज़ इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू, यू हैव सफिशेंट रिसोर्सेज टू रन द बिजनेस। और अगर लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं भी तो यू आर आई मीन टू से कॉन्फिडेंट कि आपके पास गारंटी है कि आप का कोई इशू नहीं है और बिज़नेस आपका चलता रहेगा। तो इस कंसेप्ट को हम गोइंग कंसर्न कहते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी आपको पता है बिज़नेस एंटिटी कहलाती है कि ऑनर और बिज़नेस जो है वो सेपरेट है। तो ये तो नहीं है, मैंने गोइंग का ये समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। अकाउंटिंग ईयर का मकसद है देयर शुड बी अ सर्टेन पीरियड कि जिसके अंदर आप अकाउंट्स अपने बनाएं। मैचिंग एक्रूवल्स प्रिंसिपल्स ये है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज शुड बी मैच्ड, कि वो आपस में मैच होने चाहिए करंट ईयर के अंदर। तो गोइंग कंसर्न सी चॉइस हमारी जो थी वो सही थी, आपने देखा। फिर हम 30 के अंदर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रीजंस फॉर यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में कौन सी रीज़न जो है वो सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अबाउट रीजंस फॉर यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, देखते हैं। हेल्प्स व्हेन मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन कंपनीज़, ये तो हमें पता है कि मैं इसके ऊपर काफ़ी लेक्चर्स भी हैं मेरे, जो मैं बार बार ये सवाल आता है तो आप पुराने अगर लेक्चर्स देखेंगे जो मैंने रिकॉर्ड कराए हैं तो आसानी से आप समझ लेंगे कि बिल्कुल बात सही है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट कंपनीज़ के जो अकाउंट्स बन रहे होते हैं क्योंकि वो एक जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें यही बताता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट डिफरेंट कंपनीज अप्लाई कर रही हैं तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू जज दें कि विच कंपनी किस कंपनी ने क्या करा क्या नहीं करा। लेकिन अगर ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस कंपनीज कर रही होंगी और हमें पता ही नहीं है तो हम उनके अकाउंट्स को भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहला वाला तो सही है। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल आपकी हो जाती है। किंतु यू अंडरस्टैंड इफ़ अ पर्सन इज़ फॉलोइंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान and somebody is sitting in America, somebody is sitting in UK, if they are reviewing our accounts, they know कि what practices we followed, कि हमने कौन सी practices followed करी हैं, तो they will be in a better position कि यार accounting information reliable है क्योंकि they followed the international accounting standard। तो ये दूसरा वाला पार्ट भी सही हो गया। narrows the areas of differences between companies, नैरोज द एरिया ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉलो कर रहे होते हैं तो वो नैरो हो जाते हैं डिफरेंसेस। अगर आप अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करेंगे तो ये तो और बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है।
makes the preparation of financial statement less time consuming. कि टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कम लगता है, ये इनकरेक्ट है। आई थिंक यही हमारी चॉइस जो है वो सही भी है, क्योंकि डी चॉइस हमारी जो है वो सही है। डी चॉइस हमारी क्यों सही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। तो विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? यस, स्टेटमेंट डी जो है वो करेक्ट नहीं है। टाइम आपका वही लगेगा, अलबत्ता जो कंपैरिजन है उसमें आसानी होती है, इंफॉर्मेशन रिलायबल हो जाती है, आपकी डिफरेंसेस नैरो डाउन हो जाते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा 30 क्वेश्चंस भी हमने कर लिया, और आज हमारा ये क्वेश्चन जो है पेपर MCQs का, ये 2000 मई जून 2019 का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम विंटर की तरफ बढ़ेंगे इसके अंदर। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी प्रैक्टिस और एक आपके कंसेप्ट्स। अगर आपके कंसेप्ट सही हैं और आप मुतमईन हैं कि चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। You may not be able to get good grades. Even sometimes there is a problem to qualify the exam, because practice makes perfect. कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, इवन अगर अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन यू आर प्रैक्टिसिंग टाइम एंड अगेन, रिपीटेडली यू आर प्रैक्टिसिंग, तो वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपके अच्छे होने लगेंगे, रिफ़्रेश होने लगेंगे। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ और उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ, तो आई हैव रिकॉर्डेड मैनी पेपर्स, पेपर 2, पेपर 1, डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, रिकवरेबल डेट्स, rectification of errors, manufacturing accounts. You will find a lot of the things over there which would help you in practicing, in refreshing your concept, कि आपका refresh होंगे concept। तो और ये सारा मटेरियल फ्री है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, गो टू द कराचीज एकेडमी प्लेलिस्ट, फाइंड आउट द मटेरियल, देयर आर सेपरेट फोल्डर्स अवेलेबल फॉर यू। और फिर जो भी आपकी समझ में नहीं आता है सब कुछ करके, तो कमेंट्स के अंदर लिखें, हम स्पेशली आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बैठे हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका इंशाल्लाह अकाउंटिंग के अंदर A+ ही आएगा, और आगे भी फ्यूचर जितना अर्सा आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो आपको आसान लगे। तो ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं, इसको अपने दोस्तों में, अपने साथियों में भी फैलाएं और हेल्प करें हमारी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ। इन द मीन टाइम टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।